बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। आप लोगों से मुतवाना गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इसे आखिर तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही न भूलें और पास में दिए गए बेल आइकॉन बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी अगली इस तरह की आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। पेश खिदमत है मेरे प्यारे दोस्तों, किसी गांव में एक किसान अपनी बीवी और बेटे के साथ रहता था। उसके बेटे का नाम अनवर था। उसके बाप ने उसे बचपन ही से एक मदरसे में पढ़ने के लिए बैठा दिया था। वो ज़हीन था, इसलिए उस्ताद जो भी उसे सबक देते थे उसको दूसरे बच्चों के बनिस्बत जल्दी याद कर लिया करता था। उसको पढ़ाने वाले उस्ताद बहुत शफीक थे और बच्चों को बहुत प्यार से पढ़ाते थे। उनको देखकर अनवर ने दिल में तहैया कर लिया था कि वो भी बड़ा होकर उन जैसा ही एक उस्ताद बनेगा और उन्हीं की तरह प्यार और मोहब्बत और नरमी से बच्चों को तालीम दिया करेगा। यही वजह थी कि वो दिल लगाकर पढ़ता था ताकि एक रोज़ वो भी उस काबिल हो जाए कि दूसरों को तालीम दे सके। वो 15-16 साल का हुआ तो उसने मदरसे से अपनी तालीम मुकम्मल कर ली। उसका बाप उसे खेतों पर अपने साथ काम के लिए नहीं ले जाता था। उसकी नज़रों में वो अभी तक बच्चा था और वो सोचता था कि ये अनवर के खेलने कूदने के दिन है। उसके बाप का यह भी ख्याल था कि जब उसकी शादी हो जाएगी तो वो खुद घर की जिम्मेदारियों को समझने लगेगा और बीवी बच्चों का खर्च उठाने के लिए कोई न कोई काम शुरू कर देगा। 2-3 साल बाद उसके माँ बाप ने उसकी शादी एक बहुत ही अच्छी खूबसूरत लड़की से कर दी। उसकी बीवी का नाम सोना था और वो बहुत समझदार थी। शादी के बाद कुछ दिनों तक तो दोनों मियाँ बीवी ने रिश्तेदारों के यहाँ दी हुई खूब दावतें उड़ाई। जब शादी को चंद हफ्ते गुजर गए तो सोना ने अनवर से कहा, अनवर अब कल से तुम्हें भी काम पर जाना चाहिए। यह अच्छा मालूम नहीं देता कि तुम्हारे अब्बा इतनी उम्र में काम करें और हम सब मिलकर खाएं। शादी से पहले की बात और थी, अब लोग सुनेंगे तो बातें बनाएंगे कि अनवर इतना बड़ा हो गया है मगर कमाता नहीं, बूढ़े बाप को घर का बोझ उठाना पड़ता है। उसकी बात अनवर के समझ में आ गई और उसने कहा, ठीक है प्यारी सोना, मैं कल से काम की तलाश में जाऊंगा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे पहले से कोई काम करके अपने अब्बा का हाथ बटाना चाहिए था मगर मैं क्या करूंगा। खेतों पर काम करना तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि मेरा एक मदरसा हो और मैं बच्चों को अच्छी अच्छी बातों की तालीम दूं। तालीम हासिल करने से ही एक इंसान अच्छा इंसान बनता है। सोना ने कहा, तुम फिक्र मत करो, शहर में मेरे मामू रहते हैं, वो बादशाह सलामत के महल में माली हैं। तुम उनसे मिलना, हो सकता है वो बादशाह सलामत से कहकर तुम्हें किसी मदरसा में ही लगवा दें। अगले रोज़ सोना ने उसे सुबह सवेरे बिस्तर से उठाकर बैठा दिया और ख़ुद जल्दी जल्दी सबके लिए नाश्ता तैयार करने लगी। उसके बाद उसने अनवर के लिए सफ़र पर साथ ले जाने के लिए खाना बनाया। अनवर की माँ और उसके बाप को जब यह पता चला कि आज वो सोना के मामू के पास काम के सिलसिले में शहर जाएगा तो वो दोनों बहुत खुश हुए। सोना के पास कुछ रकम मौजूद थी जो उसे शादी के मौके पर मिली थी। वो उसने अनवर के हवाले की ताकि वक्त पड़ने पर उसे खर्च कर सके और किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत न आए। सब तैयारियां मुकम्मल हो गई तो अनवर सफ़र पर रवाना हो गया। शहर के रास्ते में एक जंगल पड़ता था। अभी वो जंगल से कुछ फासले पर था कि उसने एक झोंपड़ी देखी जिसके बाहर एक बूढ़ी औरत और उसका शौहर बैठे बातें कर रहे थे। बूढ़ी औरत कह रही थी कि आज हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है, भूख से बुरा हाल है। अनवर यह सुनकर बहुत अफसुर्दा हुआ। उसने अपना खाना निकालकर उनके सामने रखा और करीबी कोने से सुराही में ठंडा ठंडा पानी लाकर उन्हें दिया। दोनों मियाँ बीवी खुश हो गए और उसे दुआएं देकर मज़े से खाने में मशगूल हो गए। जब अनवर दोबारा अपने सफ़र पर रवाना होने लगा तो उसने सोना की दी हुई रकम में से कुछ पैसे बूढ़े को दे दिए। बूढ़ा वो रकम देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, इस रकम से मैं एक कुल्हाड़ी खरीदूंगा और जंगल से लकड़ियां काट काट कर बेचा करूंगा। इस तरह जो पैसे मिलेंगे वो मेरी बीवी और मेरे लिए गुजारे के लिए काफ़ी होंगे। उसकी बात सुनकर अनवर मुस्कुराते हुए वहाँ से चल पड़ा और थोड़ी देर बाद जंगल में पहुँच गया। जंगल में पहुँचा तो उसे भूख सताने लगी। खाना तो वो उस बूढ़ी औरत और उसके शौहर को दे चुका था, अब उसके पास खाने को कुछ भी नहीं था। उसने सोचा कि इतना बड़ा जंगल है, किसी दरख्त से फल तोड़कर खा लेगा। उसकी नज़र एक बड़े से दरख्त पर पड़ी जिस पर सेब की तरह के फल लगे हुए थे।
उन्हें देखकर वो खुश हो गया। वो फल काफी ऊंचाई पर थे और अनवर उन्हें जमीन पर खड़े खड़े नहीं तोड़ सकता था, इसलिए उसने दरख्त पर चढ़ने का इरादा कर लिया। वो दरख्त पर चढ़ा तो उसे ऊपर के एक शाख पर चिड़िया से थोड़ा बड़ा कई रंगों वाला एक परिंदा दिखाई दिया। वो चारों तरफ से बेखबर एक फल पर चोंच मार मार कर उसे खा रहा था। अनवर को वो परिंदा बहुत अच्छा लगा। उसने सोचा कि इस खूबसूरत परिंदे को मैं घर ले जाकर सोना को दे दूंगा तो वो उसे देखकर बहुत खुश होगी। यह सोचकर वो बगैर कोई आवाज़ निकाले उसके नज़दीक आ गया और फिर झपटकर उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। उस अचानक आफत से परिंदा घबरा गया और ज़ोर ज़ोर से अपनी सुरीली आवाज़ में चिल्लाने लगा। फिर उसने सहमी हुई नज़रों से अनवर को देखते हुए कहा, अगर तुम मुझे छोड़ने का वादा करो तो मैं तुम्हें तिलिस्मी झील का राज बताऊंगा। मुमकिन है वो तुम्हारे किसी काम आ जाए। उसे इंसानों की तरह बातें करता देखकर अनवर हैरान रह गया। वो संभलकर एक मोटी सी शाख पर बैठते हुए बोला, ठीक है, तुम मुझे तिलिस्मी झील का राज बताओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। परिंदे ने कहा, तुम इस जंगल में किसी भी जगह खड़े होकर पूरे 100 कदम गिनकर सामने की जानिब चलो। 100 कदम पूरे हो जाए तो रुक जाओ और फिर पूरे 100 कदम गिनकर दोबारा पीछे की जानिब आओ। अगर कदमों की गिनती बिल्कुल ठीक हुई तो तुम्हारे सामने एक झील नमूदार हो जाएगा। यही तिलिस्मी झील है। अगर उस झील का पानी किसी ऐसे शख्स पर डाल दिया जाए जो जादू जानता हो तो उस अमल से वो अपना सारा जादू हमेशा के लिए भूल जाएगा और फिर कभी भी किसी पर जादू नहीं कर सकेगा। उसके अलावा उसने जिस पर भी अपना जादू किया हुआ होगा उन लोगों पर से भी उसके जादू का असर ख़त्म हो जाएगा। यह है तिलिस्मी झील का राज। अनवर को ये बात बहुत अजीब सी लगी। उसने परिंदे को छोड़ दिया। उसके बाद उसने कुछ फल खाकर अपनी भूख मिटाई। फिर दरख्त से नीचे उतरकर वो एक जगह खड़ा हो गया। वहाँ से वो 100 कदम आगे की तरफ गया। फिर जब 100 कदम पूरे हो गए तो वो गिन गिन कर 100 कदम पीछे की जानिब आया। जब यह गिनती पूरी हो गई तो अचानक उसके सामने एक हल्के से धमाके के साथ एक झील नमूदार हो गई जिसमें सब्जी माइल पानी भरा हुआ था और उसमें जगह जगह कमल के फूल नजर आ रहे थे। अनवर ने जल्दी से अपनी एक छांगल में उस झील का पानी भरा और जैसे ही वापसी के लिए मुड़ा तो उसके कानों में फिर हल्के से धमाके की आवाज़ आई। उसने घूम कर देखा तो वो तिलिस्मी झील नज़रों से गायब हो चुकी थी और अब वहाँ पर बड़ी बड़ी झाड़ियाँ नज़र आ रही थी जिनमें खरगोश के चंद बच्चे छुपे हुए थे और अपनी छोटी छोटी लाल लाल आँखों से अनवर को देख रहे थे। उसके बाद अनवर दोबारा अपने सफ़र पर रवाना हो गया। शाम होते होते वो शहर पहुँच गया। उसे सोना के मामू का घर ढूंढने में कोई दिक्कत न हुई। वो चूंकि बादशाह के महल में काम करता था इसलिए बहुत से लोग उसे जानते थे। वो उसे देखकर बहुत खुश हुआ और उसकी खूब खातिर मदारत की। अनवर ने जब उसको बताया कि वो काम के सिलसिले में शहर आया है तो उसने अनवर से कहा कि वो कोशिश करेगा कि उसकी नौकरी महल में लग जाए, मगर उसमें कुछ वक्त लगेगा क्योंकि बादशाह सलामत एक मसला की वजह से बहुत परेशान है। अनवर के पूछने पर उसने बताया 2-3 रोज पहले एक निहायत बदसूरत जादूगर बादशाह सलामत के पास आया था। उसने बादशाह सलामत से कहा कि वो शहजादी की शादी उसके साथ कर दे। उसकी बात सुनकर बादशाह को बहुत गुस्सा आया और उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उसको गिरफ्तार कर लें, मगर वो जादूगर बहुत मक्कार था। उससे पहले के सिपाही उसे पकड़ते वो छलांग लगाकर छत से लटके फानूस पर चढ़ गया और जाने क्या पढ़कर शहजादी पर फूंका के 17-18 साल की शहजादी का कद 2-3 साल के बच्चे जितना हो गया। जादूगर यह कहते हुए चला गया कि अगर बादशाह ने उसकी शादी अपनी बेटी के साथ नहीं की तो शहजादी हमेशा इतने ही कद की रहेगी। उसने बादशाह सलामत को सोचने के लिए 3 रोज दिए हैं। कल उसकी मुद्दत का आखिरी दिन है। कल वो जादूगर फिर आएगा, देखो क्या होता है। यह कहानी सुनकर अनवर सोच में पड़ गया। उसने सोना के मामू से कोई बात नहीं की। अगले रोज सोना का मामू उसको लेकर महल गया और खुद बागीचे में काम करने लगा। महल आते हुए अनवर छांगल अपनी साथ ले आया था जिसमें तिलिस्मी झील का पानी था। महल में मौजूद सारे लोग खामोश थे और सहमे सहमे अपने काम करते फिर रहे थे। वो सब अपने बादशाह से बहुत मोहब्बत करते थे क्योंकि वो अपनी रियाया का बहुत ख्याल रखता था। उन्हें यह फिक्र हो गई थी कि जाने आज वो जादूगर क्या गुल खिलाएगा। बादशाह अपने दरबार में बैठा था। उसे उस जालिम जादूगर का इंतज़ार था। बादशाह ने सोच लिया था कि वो उसे बहुत सी दौलत देकर उस बात पर राज़ी करने की कोशिश करेगा कि वो शहजादी पर से जादू का असर ख़त्म कर दे और उससे शादी का ख्याल भी छोड़ दे।
अचानक महल में खलबली सी मच गई। चारों तरफ शोर मच गया। जादूगर आ गया, जादूगर आ गया। यह आवाज़ें सुनकर अनवर भी दरबार की जानिब लपका। वहाँ पर मौजूद तमाम लोग जादूगर को देख रहे थे, जो अब महल में दाखिल होकर भरे दरबार में दाखिल हो गया था। अनवर को दरबार के दरवाजे पर किसी ने भी नहीं रोका, क्योंकि पहरेदारों की नज़रें भी जादूगर पर लगी हुई थी। वो बड़ी आसानी से दरबार में पहुंचकर एक तरफ खड़ा हो गया और वहां उसने एक अजीब व गरीब शक्ल वाले शख्स को भी देखा, जिसकी एक आंख छोटी और दूसरी आंख बड़ी थी। उसकी नाक बहुत लंबी थी और आगे से मुड़ी हुई थी। वो बादशाह के सामने खड़ा था और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। अनवर समझ गया कि यह वही जालिम जादूगर है जिसकी वजह से बादशाह परेशान है। अनवर जादूगर के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसे अपने सामने देखकर जादूगर के चेहरे पर गुस्से के असरात नमूदार हो गई। लड़के, तुम कौन हो? मेरे सामने क्यों खड़े हो? तेरा मकसद क्या है? क्या तुम मुझे नहीं जानता कि मैं कितना बड़ा जादूगर हूँ? मेरा नाम अनवर है। तुम भी मुझे नहीं जानते हो, वरना इस अंदाज में मुझसे बातें नहीं करते। तुम्हारी भलाई इसी में है कि शहजादी साहिबा पर जादू का असर ख़त्म कर दो और अपनी मनहूस शक्ल लेकर यहाँ से चले जाओ और दोबारा कभी उस जगह का रुख न करो। बादशाह और तमाम दरबारी भी हैरत से अनवर को देख रहे थे। शहजादी, जो जादू की वजह से बिल्कुल नन्ही मुन्नी हो गई थी, उसको अनवर की बहादुरी बहुत अच्छी लगी और वो इस बात से इतनी खुश हुई कि ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाने लगी। जादूगर को यह देखकर मज़ीद गुस्सा आ गया। उसने शहजादी से कहा, बौनी शहजादी, तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगा, पहले इस लड़के को उसकी गुस्ताखी का मजा चखा दूं। वो आंखें बंद करके मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ाने लगा। इतनी देर में अनवर ने अपनी छागल में से थोड़ा सा पानी निकालकर जादूगर के चेहरे पर फेंक दिया। उसके मुंह पर पानी पड़ा तो सबके कानों में बादलों के गरजने और बिजली के कड़कने की तेज आवाज़ें आने लगी। उसके साथ ही जादूगर के मुंह से काले स्याह रंग का धुआं निकला और एक गोले की शक्ल में कुछ ऊपर जमा होने लगा। उस गोले में अजीब अजीब खौफनाक शक्लें नज़र आ रही थी। फिर उस धुएं के गोले में से नहायत खौफनाक चीखों की आवाज़ आई और कुछ देर बाद वो गोला बड़ी तेज़ी से एक खिड़की में से होता हुआ बाहर निकल गया। जादूगर सख्त घबरा गया था। वो फटी फटी आंखों से अनवर को देखने लगा। ऐन उसी वक्त फिजा में जल तरंग से बजने लगे। सब लोगों ने चौंक कर देखा। दरबार के छत से छोटे छोटे सुनहरी और बहुत चमकदार सितारे गिरना शुरू हो गए। उन सितारों ने शहजादी के गिर्द हिसार बनाया और उसके चारों तरफ घूमने लगे और फिर अगले ही लम्हे शहजादी की कद पहले जैसा ही हो गया। जादू का असर खत्म हो गया था। अनवर ने जादूगर से कहा, बदबख्त जादूगर, मैंने तुम पर तिलिस्मी झील का पानी फेंक दिया है। अब तुम जिंदगी भर किसी पर जादू नहीं कर सकोगे। उसकी बात सुनकर जादूगर का मुंह खौफ से पीला पड़ गया। सारे दरबार में शोर मच गया। बादशाह खुद हैरत के मारे अपने तख्त से उठकर खड़ा हो गया था। अनवर ने निहायत अदब से कहा, बादशाह सलामत, अपने सिपाहियों को हुक्म दीजिए कि वो उस नामिराज जादूगर को गिरफ्तार कर लें। अब यह किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बादशाह के हुक्म पर जादूगर को सिपाहियों ने गिरफ्तार कर लिया और उसे लोहे की बेड़ियां पहनाकर जेल में डालने के लिए अपने साथ ले गए। शहजादी ने जब देखा कि उस पर से जादू का असर खत्म हो गया है और उसका कद फिर से पहले जैसा हो गया है, तो वो खुश होकर मलका के गले लग गई। सारा दरबार मुबारक, सलामत और मरहबा के नारों से गूंजने लगा। बादशाह ने आगे बढ़कर अनवर को अपने गले से लगा लिया। मलका ने अनवर से कहा, तुम्हारी वजह से हमें यह खुशी देखने को मिली है। हमारी शहजादी फिर पहले जैसी हो गई। नौजवान, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अनवर ने मलका की बात सुनकर सर झुकाकर उसे ताज़ीम दी। बादशाह के पूछने पर अनवर ने अपनी पूरी कहानी उसे सुना दी। बादशाह उसका बहुत एहसानमंद था। उसने कहा, नौजवान, तुमने हमें एक बहुत बड़ी मुसीबत से निजात दिलाई है। हम जिंदगी भर तुम्हारे एहसानमंद रहेंगे। अनवर ने दोनों हाथ बांधकर कहा, जहां पनाह आप हमारे बादशाह सलामत हैं। आप हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। हमारा भी यह फ़र्ज़ है कि वक्त पड़ने पर हम आपके काम आएँ और आपकी मदद कर सकें। उसकी बात सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ। उसने कहा, तुमने एक बहुत बड़ा काम किया है। हम तुम्हें इनाम देना चाहते हैं। मांगो, क्या मांगते हो? अनवर बोला, बादशाह सलामत, मैं तो अपनी बीबी सोना के कहने पर गांव से चलकर शहर नौकरी करने आया हूं। अगर मुझे कोई नौकरी मिल जाए तो मैं समझूंगा कि यही मेरा इनाम है। बादशाह ने कहा, ठीक है, हमें तुम्हारी ख्वाहिश मंजूर है। कहो, तुम कौन
कौन सा काम करना पसंद करोगे? हम तो चाहते हैं कि तुम हमारे वज़ीर ख़ास बन जाओ। मैं बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ। अगर मुझे ये जिम्मेदारी दे दी जाए तो मैं उसे अपनी खुशकिस्मत ही समझूंगा। बादशाह उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुआ। बादशाह ने अपनी तरफ से अनवर को रहने के लिए एक बहुत बड़ा सा घर भी दे दिया था और एक शाही बग्घी भी दे दी थी जिसमें 4 घोड़े चलते थे। उसके अलावा उसने 5000 अशरफियाँ भी उसे दी और कहा था कि यह उसका इनाम है। उसके माँ बाप और उसकी बीबी सोना सब बहुत खुश थे और फिर सब लोग हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे। प्यारे दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर से ज़रूर करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही न भूलें और हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों तक हमारी ये वीडियो बआसानी पहुँचती रहे। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।